रिप्रेजेंटेशंस दिए और भारत के इतिहास में केवल 60 सालों में तमाम भारतीयों को वोटिंग का राइट मिला। ये इंडियन हिस्ट्री कहती है कि केवल 60 साल में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें तमाम भारतीयों को वोटिंग राइट दिया। अब ये वोटिंग राइट का हम कितना अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर भी मैं बोलूंगा। आज मैं आपको खुश करने के लिए स्पीच नहीं दूंगा, आज मैं आपको रुलाने के लिए स्पीच दूंगा। आज मैं आपको खुश करने के लिए स्पीच नहीं दूंगा, मैं आज आपको तरसाने के लिए स्पीच दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे तरसाया, तो इसलिए मैं आज आप लोगों को तरसाऊंगा। तो 7 इयर्स में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोटिंग राइट दिलवाया, इसलिए भारत के लोगों को उनके वोट की अहमियत मालूम नहीं। क्यों वोट की अहमियत नहीं मालूम है? क्योंकि हमने वोट को मिलाने के लिए, डेमोक्रेसी को मिलाने के लिए देश में कोई आंदोलन नहीं किया, क्योंकि हमने देश में डेमोक्रेसी के लिए, वोट के लिए कोई आंदोलन नहीं किया, इसलिए हमें लोकतंत्र की वोट की कीमत नहीं मालूम। लेकिन जहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, ब्रिटिश रेवोल्यूशन आया, अमेरिकन रेवोल्यूशन आया, वहां के लोगों को इसकी कीमत मालूम है कि दुनिया में फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, इनकी कीमत उन्हें मालूम है। वोटिंग राइट क्या होता है, इनकी कीमत उन्हें मालूम है। वो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें नागरिक बनाया, वोटिंग राइट दिलाया। दूसरा, ये देश कहने के लिए तो लोग कहते हैं कि हमारा इंडिया ग्रेट था, और इंडिया ग्रेट था, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन कौन सा इंडिया ग्रेट था इसे समझने की जरूरत है। कौन सा भारत ग्रेट था यह समझने की जरूरत है। क्या 4 तरह के भारत हुए? 4 तरह के भारत हुए। एक भारत हुआ वेदों के आने के पहले, जिस भारत को हम कहते हैं नाग असुर इंडिया। नाग असुर इंडिया 10,000 साल पहले, मोहनजोदारो, हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, नर्मदा वैली सिविलाइजेशन, विदर्भ प्लाटो सिविलाइजेशन, जो हमारे पूर्वजों ने, यहाँ के आदिवासियों ने, यहाँ के दलित्स ने, यहाँ के ओबीसी ने, यहाँ के रिलीजियस माइनॉरिटीज ने, डीटीएनटी ने, हमारे पूर्वजों ने पहली मानवतावादी सभ्यता बनाई 10,000 साल पहले, उसे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद आया सेकंड इंडिया, जो मानवतावादी इंडिया, जिसने देश में ऊंच और नीच को पिरोया। वो इंडिया को हम कहते हैं वैदिक इंडिया, जिसने कहा कि आपको समानता से रहने का हक नहीं है। अगर आप पटेल हो, शाहू हो, कुर्मी हो, यादव हो, तो आप हमारे तगड़े के नीचे से पैदा हुए हो, हम मुंह से पैदा हुए, आप तलवे से पैदा हुए, आपको हमारे पैर के नीचे रहना पड़ेगा। ऐसी विषम विचारधारा वेदों के 10वें मंडल के 90 सूक्त के अंदर में वर्णाश्रम बनाकर जो है वैदिक इंडिया के अंदर अमानवतावादी और विषमतावादी इंडिया की निर्मित हुई। इस इंडिया के बाद तीसरा इंडिया निर्माण हुआ। कौन सा तीसरा इंडिया निर्माण हुआ? जो इंडिया जिसे हम कहते हैं बुद्धिस्ट इंडिया। तथागत भगवान बुद्ध ने मानवतावाद की विचारधारा दी, प्रबुद्धवाद की विचारधारा दी, एक नए धर्म की आधारशिला रखी, और वो इंडिया सम्राट अशोका के पीरियड आते आते पूरा भारत बौद्ध में हो गया, और भारत से एशिया और यूरोप तक जो है वो बुद्धिज्म गया। ये बुद्धिस्ट इंडिया का जो है वो हिस्ट्री है। ये तीसरा इंडिया है जिसे हमें समझने की जरूरत है। उसके बाद चौथा इंडिया बना, वो इंडिया जिसमें कास्ट और अस्पृश्यता दोनों आई, वो इंडिया जिसे हिंदू इंडिया कहा बाबा साहब ने। और इन 4 इंडिया के अंदर 2 छोटे इंडिया है,
एक इस्लामिक इंडिया और एक ब्रिटिश इंडिया, ऐसे दो छोटे इंडिया। लेकिन प्रमुखता चार इंडिया है इंडिया में। नाग असुर इंडिया, वैदिक इंडिया, बुद्धिस्ट इंडिया, हिंदू इंडिया। लेकिन 26 जनवरी 1950 को एक नया भारत बना और वो नया भारत बनाया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। कौन सा वो भारत है? लोग कहते हैं कि गांधी जी राष्ट्र के राष्ट्रपिता है। मैं बार बार कहता हूं, गांधी जी का सम्मान करते हुए कहता हूं कि गांधी जी किस राष्ट्र के पिता है ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में जो अपना आखिरी स्पीच दिया, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था इंटरनेशनल कि ये जो जातियां है ये राष्ट्र विरोधी है और जब तक जातियां रहेगी भारत में भाईचारा नहीं आ सकता, भारत में भारतीयता नहीं आ सकती और इसलिए हमें जाति का निर्मूलन करना होगा, उसके बगैर हम एक राष्ट्र नहीं बन सकते। ये बाबा साहब अम्बेडकर का क्लियर थॉट था जिसको गांधी जी ने कभी आंसर नहीं दिया, रिप्लाई नहीं दिया। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि गांधी जी किस राष्ट्र के पिता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन संवैधानिक और लोकतांत्रिक भारत के राष्ट्रपिता यदि कोई है, यदि संवैधानिक और लोकतांत्रिक भारत के राष्ट्रपिता यदि कोई है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। इसे हमें समझने की जरूरत है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिक बनाया, एक लोकतांत्रिक भारत बनाया, संवैधानिक भारत बनाया। भारत में पहली बार पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आई, संसदीय लोकतंत्र आया। भले ही आदिवासियों की गण पद्धति में रिपब्लिकन प्रैक्टिसेस थी, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस थी आदिवासियों की गण पद्धति में, लेकिन भारत एज ए नेशन स्टेट डेमोक्रेसी कभी नहीं थी। 26 जनवरी 1949 को, जब 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 50 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को इनैक्ट करके एक्सेप्ट किया और 26 जनवरी को हम रिपब्लिक हुए, वो कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ। भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकतंत्र। पहले राजा यदि चाहे तो लोगों के लिए कुछ काम करता था, अन्यथा नहीं करता। उसके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं था कि लोगों का कल्याण करना है या नहीं करना है। लेकिन बाबा साहब ने एक नया स्टेट बनाया, राज्य बनाया। क्या बाइंडिंग है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या बाइंडिंग है? बाइंडिंग ये है कि कोई भी गवर्नमेंट, चाहे आपकी ग्राम पंचायत से लेकर दिल्ली तक की गवर्नमेंट हो, उसको लोगों के कल्याण के लिए काम करना है। भारत में वेलफेयर स्टेट बना। भारत के अंदर में यूनिफॉर्म सिविल सर्विसेज आई, यूनिफॉर्म जुडिशियरी आई। भारत के अंदर में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आए। भारत के अंदर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आए, नए इंस्टीट्यूशन बने मॉडर्न स्टेट के। और इसके साथ भारत में रिजर्वेशन आया ओबीसी को, एससी को और एसटी को। और ओबीसी, एससी, एसटी को शिक्षा और नौकरियों में रिजर्वेशन तो मिला आर्टिकल 16(4) में, 335 में। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन के अलावा 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल में राइट टू रूल एंड राइट टू सेल्फ ओनरशिप, ये दो जो है वो अधिकार दिए, जिससे आदिवासी अपने कस्टमरी रेगुलेशन और लॉस के हिसाब से अपना लॉ जो है वो डिसाइड कर सकते हैं और जमीन जो आदिवासियों की है, जंगल है, वो दूसरों को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ऐसा फर्स्ट इंडिजिनियस राइट्स का प्रोविजन बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में इनकॉर्पोरेट किया। तो भारत 26 नवंबर 1950 को एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक भारत बना। बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन देने के साथ धम्म को रिवाइव किया। तथागत बुद्ध के मानवतावादी धम्म को, प्रज्ञावादी धम्म को बाबा साहब अम्बेडकर ने रिवाइव किया और साथ ही साथ देश के लिए एक महान भारत देश और राष्ट्र, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने यूनाइटेड इंडिया कहा, यूनियन ऑफ इंडिया कहा, कि भारत एक संघ राष्ट्र कैसे हो सकता है,
एक महान शक्तिशाली समृद्ध राष्ट्र कैसे हो सकता है, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पॉलिसीज दी। कौन सी वो पॉलिसीज है, जिन पॉलिसीज को मैं कह रहा हूं बाबा साहब के लैंग्वेज में न्यू इंडिया प्रबुद्ध इंडिया, न्यू इंडिया प्रबुद्ध इंडिया। अभी मोदी जी भी न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, नए भारत की बात मोदी जी भी कर रहे हैं। मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि 17 अप्रैल 2016 को 125वें जयंती में स्पीच देते हुए 17 अप्रैल को मेरा पूरा स्पीच न्यू इंडिया और न्यू वर्ल्ड पर था, और मैंने बाबा साहब अम्बेडकर पर इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी लिखी, जो भारत की पार्लियामेंट लाइब्रेरी से लेके हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और बॉस्टन यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुकी है, जापान में पहुंच चुकी है, दुनिया के लगभग जो है वो 40-50 देशों में पहुंच चुकी है। इस इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी में मैंने एक पूरा चैप्टर लिखा न्यू इंडिया न्यू सोशल ऑर्डर, और मोदी जी ने न्यू इंडिया की बात कही। तो मैं मोदी जी को चैलेंज कर रहा हूं कि मोदी जी, आपको भाषण देने में बहुत मजा आता है, मुझे मालूम है कि आप बात करने में बहुत इंटरेस्ट रखते हो, अच्छी बात है, बात करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक बार विजय मानकर के साथ ऐसे स्टेज पर 2 पोडियम लगाकर आप डिबेट कर लो देश के अंदर में। एक पोडियम आपका रहेगा, एक पोडियम मेरा रहेगा। आप अपनी न्यू इंडिया की संकल्पना बताओ, विजय मानकर न्यू इंडिया की संकल्पना बताएगा, और भारत के 130 करोड़ लोगों को जान लेने दो कि न्यू इंडिया किसके आइडिया से बन सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर पहले ग्रेट लीडर हैं जिन्होंने भारत के औद्योगिकरण, शहरीकरण के नीति के ऊपर में भाष्य किया 1918 के अंदर। भारत की गरीबी का निर्मूलन करने के लिए जब तक औद्योगिकरण भारत का नहीं होता, जब तक टूल्स मैन या स्किल डेवलपमेंट नहीं होता, जब तक चीप इलेक्ट्रिसिटी निर्माण नहीं होती, और जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होता, तब तक भारत इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री नहीं बनेगा, और जब तक औद्योगिक कंट्री भारत नहीं बनेगी, तब तक खेती के ऊपर हमारी जो निर्भरता है वो समाप्त नहीं होगी। इसलिए भारत से यदि गरीबी समाप्त करना है तो उसको औद्योगिक कंट्री बनाना पड़ेगा। ये पहला थॉट देने वाले देश में जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, दादा भाई नेहरू जी नहीं थे, गंगाधर तिलक नहीं थे, वो महान इंटेलेक्चुअल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। इससे हमें समझने की जरूरत है। खेती के लिए सिंचाई, और खेती केवल उदर निर्वाह के लिए, जिंदा रहने के लिए सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ना हो। खेती ये इंडस्ट्रियल वे से की जाए, इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, कोऑपरेटिव्स हो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो। ये थॉट देने वाले 1918 में पहले व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर थे कि कृषि केवल जीवन के उदर निर्वाह का मार्ग न हो, कृषि इंडस्ट्री बने भारत में, ताकि किसान समृद्ध हो सके और भारत कृषि के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सके। ऐसा थॉट देने वाले पहले इंटेलेक्चुअल भारत में बाबा साहब अम्बेडकर है। ये बात हमें समझने की जरूरत है। भारत में बिजली के लिए, बाढ़ के लिए उस समय नदी के बाजू एम्बैंकमेंट्स बनाने का थॉट था कि दीवार खड़ी करो नदी के बाजू में। बाबा साहब जब लेबर मिनिस्टर थे 1942 से 46 तक, तब बाबा साहब ने कहा कि नहीं, ये वॉल बनाने से केवल बाढ़ की समस्या सॉल्व नहीं होगी, और बाढ़ की समस्या सॉल्व करना केवल एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो क्या उद्देश्य होना चाहिए कि हम मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाएं, यूएसए के टेनेसी वैली के मॉडल। ये महानदी का जो डैम है कलकत्ता की तरफ जाते हुए संबलपुर के पास का, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। सोन रिवर, जो सोन नदी है बिहार की, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, ये तमाम जो प्रोजेक्ट्स है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए। क्या कहा बाबा साहब ने कि मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाओ, जिससे बाढ़ रुकेगी, नौका चलेगी, उस पानी से बिजली निर्माण होगी और उससे सिंचाई भी होगी। सिंचाई होगी तो एग्रीकल्चर ऊपर आएगा, सस्ती बिजली होगी तो इंडस्ट्री आगे जाएगी, इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो गरीबी जाएगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, और भारत में अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा
तो भारत एक्सपोर्ट करेगा तो पैसा भारत में आएगा, तो भारत का ग्रोथ होगी, जीडीपी बढ़ेगा। ऐसा थॉट देने वाले इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में पहले व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर। भारत की महिलाओं के लिए सबसे पहले मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट, जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे, वो इस बात के लिए एग्री नहीं थे कि महिलाओं के लिए वोटिंग राइट मिलना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर पहले थिंकर हैं इंडिया के जिन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के समक्ष रिटन एविडेंस दिया कि जब तक महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं दिया जाता तब तक भारत में डेमोक्रेसी आ रही है, ऐसा मानने का हमारे लिए कोई जो है वो कारण नहीं। अगर आपको लोकतंत्र लाना है तो महिलाओं को वोटिंग राइट देना होगा। ये कहने वाले पहले व्यक्ति भारत में गांधी जी नहीं, मोतीलाल नेहरू नहीं, वो बाबा साहब अम्बेडकर है। इस बात को हमें ध्यान देने की जरूरत है। महिलाओं को आज भी हम लोग समानता का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। भारत आज भी दुख होता है कि भारत के संसद से ज्यादा महिलाएं पाकिस्तान के संसद में। हम रोज पाकिस्तान को गाली देते हैं, लेकिन भारत के संसद से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट ये पाकिस्तान के संसद में है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल ड्राफ्ट किया। पहले महिलाओं को विधवा पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था, अपनी चॉइस से शादी करने का अधिकार नहीं था, डिवोर्स लेने का अधिकार नहीं था, अगर कोई महिला को बच्चा नहीं है तो बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं था, और अपने माता पिता की संपत्ति में महिलाओं का अधिकार नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल ड्राफ्ट किया और जवाहरलाल नेहरू और शास्त्री जी जो थे वो उसके फेवर में नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर लेबर मिनिस्टर थे, पहले लेबर मिनिस्टर भारत के जिन्होंने संविधान बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर नेहरू गवर्नमेंट महिलाओं को अधिकार देने के फेवर में नहीं है, जो ओबीसी कमीशन 340 मैंने संविधान में बनाए जिससे ये पिछड़ा वर्ग जो है, जो कुर्मी है, शाहू है, यादव है, तेली है, मरार है, ये लोगों के लिए जो मैंने कमीशन बनाया कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर ये बनाने के लिए नेहरू तैयार नहीं, महिलाओं के अधिकार देने के लिए तैयार नहीं, तो मुझे ऐसे मंत्री पद में रहने का कोई जो है वो इंटरेस्ट नहीं। मैं आज इससे रिजाइन करता हूं, ऐसे मंत्री पद में रहने के लिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाबा साहब ने रिजाइन किया। आज भारत में 50 करोड़ श्रमिक है, 50 करोड़ श्रमिक है, चाहे खेती में मजदूरी करते, चाहे इंडस्ट्री में मजदूरी करते, चाहे सड़कों में मजदूरी करते, ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, वर्कमैन भी है और एम्प्लॉइज भी है। भारत में सबसे पहली बार इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई थी, उस इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का मैनिफेस्टो फरवरी 1937 का यदि आप उठाकर देख लो तो आपको यह पता चलेगा कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के फिलाडेल्फिया कन्वेंशन 1944 के पहले, फिलाडेल्फिया कन्वेंशन 1944 के पहले बाबा साहब अम्बेडकर की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ये पहले पार्टी थी जिसने श्रमिकों के अधिकारों का मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया। और जब बाबा साहब अम्बेडकर लेबर मेंबर थे तब पहली बार भारत में लेबर के अधिकार सुनिश्चित हुए। आज 8 घंटे का कानून, महिलाओं को मैटरनिटी लीव, बच्चों के लिए क्रेचेस, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स है, ना जाने कितनी ऐसी बड़ी लिस्ट है जिसको मैंने इस इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी में लिखा। भारत में पहली बार लेबर्स के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार और उनके संरक्षण और उनके कल्याण के लिए अगर नीति किसी ने बनाई तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई है। इस बात को हमें ध्यान में लेने की जरूरत है। भारत को एक संघ बनाने के लिए जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में बाबा साहब अम्बेडकर ने ये पहली बार भारत में आर्ग्यूमेंट दिया। क्या आर्ग्यूमेंट दिया? सब लोग कह रहे थे, गांधी जी और कांग्रेस कह रहे थे कि केवल राज्य, प्रोविंसेस स्ट्रांग होना चाहिए। बाबा साहब पहले स्टेट्समैन थे भारत के, सप्रू के पहले, के मुंशी जी के पहले, जिन्होंने कहा कि राज्य तो मजबूत हो, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आप केंद्र मजबूत नहीं बनाओगे तो भारत विघटित हो जाएगा, एक कंट्री नहीं बन सकती। इसलिए हमें यूनाइटेड इंडिया बनाना है, स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाना है।
बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके अलावा डिफेंस पॉलिसी दी, फॉरेन पॉलिसी दी और बहुजनों के लिए रिजर्वेशन लाया और बहुजनों को ये कहा कि आपको हायर एजुकेशन लेके इंटेलेक्चुअल क्लास बनना है और देश को चलाना है, देश को गाइड करना है। The panacea of all the ills of scheduled caste is higher education. Higher education and keepers मारे चजागा काबिज करा। बाबा साहब अम्बेडकर का हमें कैटेगरिकल इंस्ट्रक्शन है कि हमें हायर एजुकेशन लेना है, हमें की पोस्ट में जाना है, IAS IPS जाना है, प्राइवेट सेक्टर में मिडिल मैनेजमेंट जाना है, साइंटिस्ट बनना है, जजेस बनना है, एडवोकेट्स बनना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। तब जाके जब हमारा इंटेलेक्चुअल इमेंसिपेशन होगा, तब जाके हमारा इमेंसिपेशन होगा, तब जाके हम ऊपर आएंगे, तब जाके हमारी मुक्ति होगी। बाबा साहब का बहुजनों को क्लियर संदेश है और ये भी कहा था कि मुझे आपके SC ST OBC में से प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखना है इस देश में। ये बात भी बाबा साहब अम्बेडकर ने कही। अब मजे की बात देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने 10,000 साल की सभ्यता और 3,600 साल की वैदिक ब्राह्मणिक व्यवस्था को पलट दिया। कितने साल में पलटा? केवल 36 साल। Only in 36 years of the greatest revolution of the world was the greatest country in a new form was orchestrated. यानी भारत को दुनिया के अंदर में सबसे बड़ी क्रांति केवल 36 सालों में बाबा साहब अम्बेडकर ने लाई। लोग कहते हैं कि रशिया में रेवोल्यूशन आया, चाइना में रेवोल्यूशन आया। मैं कहता हूं वहां रेवोल्यूशन आया होगा, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन यदि कहीं आया है तो भारत के अंदर आया, क्योंकि 3,600 साल में बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल 36 सालों में इसको पलट दिया, एक नया इंडिया बना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक इंडिया। अब सवाल ये उठता है कि भारत में संविधान बनने के बावजूद और बाबा साहब ने धम्म देने के बावजूद और एक आम्बेडकरिज्म की विचारधारा देने के बावजूद भारत के अंदर आज हम क्या देख रहे हैं? अभी बजट डिक्लेयर हुआ 2017-18। उस बजट में हमने क्या देखा कि भारत की 42% आबादी लगभग ओबीसी है NSSO के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। 42%, 52% वाज द एस्टिमेट ऑफ द मंडल कमीशन, उसमें चेंजेस आए। भारत की 42% आबादी ओबीसी, शाहू, कुर्मी, यादव, मराठा, लोहार, सुतार, कुमार। इसके लिए 1,200 करोड़ रुपए का भी एलोकेशन मोदी गवर्नमेंट ने नहीं किया। अगर मैं प्रतिशत में निकालूं तो 0.0001% भी इसका प्रतिशत नहीं आता। There is no separate head for OBCs in the budget of India, as there is separate head for the SC/STs in the budget of India. That is called the scheduled caste subplan and the tribal subplan and the special central assistance. भारत के बजट में SC/ST के लिए सेपरेट हेड है, लेकिन ओबीसी के लिए हेड नहीं है। ओबीसी हेडलेस है, ओबीसी बजट में हेडलेस है। और आप छत्तीसगढ़ का बजट भी उठा के देखिए, नहीं उठाया तो आप उठाकर देखिए। मेरा ऐसा मानना है कि छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी हेडलेस है बजट। क्यों हेडलेस है? क्योंकि ओबीसी फादरलेस है। ओबीसी हेडलेस क्यों है? क्योंकि ओबीसी फादरलेस है। क्यों? क्योंकि ओबीसी को यह नहीं मालूम कि उनके फादर कौन है। यदि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो इस देश में ओबीसी नाम की कम्युनिटी ही पैदा नहीं होती। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। 21 फरवरी 1948 के पहले जब बाबा साहब ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन टेबल किया संविधान सभा में, आप उठाकर देख लीजिए, आपको ओबीसी नाम का कोई कैटेगरी नहीं मिलेगी। केवल शूद्र था इस देश में, ढोल गवार शूद्र पशु नारी यह सब ताड़म को अधिकारी। बाबा साहब ने उस शूद्र को नागरिक बनाया, नागरिक को ओबीसी बनाया और तथाकथित ब्राह्मणों को कहा कि जो आपने कहा कि हमारे अलावा कोई राजा नहीं कर सकता, कोई प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर नहीं बन सकता, राजा नहीं बन सकता,
तो मैंने 340 लिख दिया है। अब ओबीसी को इस देश में रिजर्वेशन होगा और ये ओबीसी पढ़ लिख के आपके बाजू आईएएस और आईपीएस बन के कलेक्टर और कमिश्नर बनेगा। पर ओबीसी आज भी हेडलेस है बजट के अंदर, आज भी 10-12% से ज्यादा आईएएस ऑफिसर नहीं है ओबीसी, जबकि आबादी 42%, रिजर्वेशन 27%। लेटेस्ट डेटा इस देश का ये कहता है कि भारत के 1% लोगों के पास, भारत के 1% लोगों के पास, ध्यान से सुनिए, भारत के 1% लोगों के पास 60% संपत्ति हो गई। 60% of the world, just with 1% population. I'm not saying so. This is being said by the report of Oxfam and Credit Suisse, the two most authentic agencies of the world. यानी दुनिया की जो दो सबसे बड़ी एजेंसी है, ऑक्सफैम और क्रेडिट सोसाइटी, वो ये कह रही है कि भारत के 1% लोगों के पास 60% संपत्ति हो गई। अभी समझने के लिए समझा रहा हूं, अगर 100 रुपया है और 100 रुपए में एक आदमी के पास 60 रुपया चले गया तो 99 लोगों के पास कितना बचा? बताओ, मैथमेटिक्स जल्दी समझना जरूरी है। 40 रुपया 99 के पास बचा। अब 10 लोगों के पास अगर 80 रुपया गया तो 90 लोगों के पास कितना बचा? 10 लोगों के पास 80 रुपया चले गया तो 90 लोगों के पास कितना बचा? 20 रुपया। तो भारत से गरीबी जाएगी क्या? भारत से विषमता जाएगी क्या? फिर भी मोदी जी कहते हैं कि मैंने नोटबंदी करके बहुत बड़ा काम कर दिया, नोटबंदी करके बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे मोदी जी एक काम करो, आपके पास 4 रिपोर्ट पड़ी है पार्लियामेंट में। सीबीडीटी की रिपोर्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिपोर्ट है, एनएससीआर का रिपोर्ट है। पार्लियामेंट में 4 रिपोर्ट पड़ी है कि भारत में ये काला पैसा किधर रखा हुआ है। इसको काला बोलना भी गलत है, क्योंकि ये सफेद लोगों की काली पैसे की कमाई है ये, इसलिए काला बोलना ठीक नहीं है। भारत के अंदर आज 1% लोगों के पास 60% संपत्ति कोई मेहनत से नहीं आई, ये गलत मार्ग से आई है। और भारत का जीडीपी 152.52 लाख करोड़ रुपया है नॉमिनल प्राइसेस में, उसमें 94 लाख करोड़ रुपया ये इलीगल अर्थव्यवस्था है देश की। 94 लाख करोड़ रुपया। अब ये 94 लाख करोड़ रुपया अगर भारत में लाया जाए और उसको शिक्षा, शासन और संपत्ति के लिए एलोकेट कर दिया जाए, तो मैं दावे से कहता हूं कि 10 साल के अंदर भारत से गरीबी और विषमता का निर्मूलन हो सकता है। ये काम जो है, क्या नरेंद्र मोदी जी करने के लिए तैयार है? ये सवाल मैं आपके माध्यम से, आज इस मंच के माध्यम से उनको पूछना चाहता हूं। 94 लाख करोड़ रुपीस जो शेयर में, बॉन्ड में, डिबेंचर्स में, जमीन में, बिल्डिंग्स में, जिसको रियल एस्टेट कहा जाता है, और सोने में, गोल्ड, बुलियन, ज्वेलरी के अंदर 94 लाख करोड़ रुपया है। ये 94 लाख करोड़ रुपया केवल 1% लोगों के पास है। 1 करोड़ 30 लाख लोगों के पास है। क्या आप उनसे ये पैसा निकाल सकते हो? कल वो पकड़ा गया, क्या शर्मा नाम था, क्या नाम था उसका? शर्मा ही था ना? पकड़ा गया, टेलीविजन में आपने नहीं देखा? कितना करोड़ निकला उसके पास से? 600 करोड़। शर्मा, त्रिपाठी, शुक्ला, अग्रवाल, कोई साहू है क्या इसमें? कोई पटेल है क्या? क्यों? कौन लूट रहा है आपको? ब्राह्मणवाद लूट रहा है। अच्छा बोला, ताली बजाओ एक के लिए। अच्छा है, एक शाहू नहीं, एक पटेल नहीं, शर्मा, शुक्ला, वर्मा, अग्रवाल, अडानी, अंबानी, क्या चल रहा है इसमें? तो इसलिए ये हम जो बात कर रहे हैं वो सीरियस बात कर रहे हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर जयंती केवल ताली बजाने का प्रोग्राम है। आपने स्टेज में इसको बहुत अच्छा बना दिया और स्टैच्यू भी अच्छा लगा है, लेकिन मुझे डाउट है कि क्या आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। ये काम क्या आप कर सकते या नहीं कर सकते, ये मुझे डाउट है। क्या काम करना पड़ेगा?
अगर हमें लगता है कि भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और मानवतावाद, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और मानवतावाद, अब तक भारत ने एक नीति देखी है, वो नीति पे इंडिया चला है बुद्ध के बाद, प्रतिक्रांति के बाद, अशोका के बाद। वो नीति कही जाती है चाणक्य नीति। क्या चाणक्य नीति कही जाती है? साम दाम दंड भेद। साम दाम दंड भेद, कुछ भी करो आगे वाले को गुलाम बना। साम दाम दंड भेद, ये चाणक्य ने नीति दी। मेरे लिहाज से चाणक्य छोटी बुद्धि का व्यक्ति था। मेरे लिहाज से चाणक्य छोटी बुद्धि का व्यक्ति था। साम दाम दंड भेद ऐसी ओछी नीति चाणक्य ने दी, लेकिन बाबा साहब ने भी एक नीति दी। क्या नीति दी? समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और मानवता। अगर सारे लोग समान हो जाए, सारे लोगों को न्याय मिल जाए, सारे लोग भाईचारा से रहे, सबका कल्याण हो, सब मानवतावाद हो जाए, तो मोदी जी न्यू इंडिया बोलने से नहीं बनेगा। न्यू इंडिया यदि बनाना है तो एनालिसिस ऑफ कास्ट करना पड़ेगा। न्यू इंडिया यदि बनाना है तो जातीय पूंजीवाद जो 1% लोगों के पास 60% संपत्ति हो गई है, जिसमें ज्यादा संपत्ति आपके गुजरातियों के पास है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। यदि आपको न्यू इंडिया बनाना है तो ये जो नीतियां मैं अम्बेडकरिज्म के बता रहा हूं, उनको देश में लागू करना पड़ेगा। क्या काम आप ये करने के लिए तैयार है? मैं समझता हूं कि भारत के लोगों को इस पर सीरियसली सोचना चाहिए। तो अम्बेडकरिज्म की जब हम बात करते हैं, पिछले साल मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की, जो अभी दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड से आगे, कैम्ब्रिज से आगे, पिछले साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बॉस्टन यूनिवर्सिटी मुझे अम्बेडकरिज्म पे लेक्चर देने के लिए बुला रही। मैं नहीं गया। इस साल मुझे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट छोड़ता है, 104 सैटेलाइट छोड़े अभी इसरो ने, उसके ओबीसी, एससी, एसटी के साइंटिस्ट लोग मुझे बुला रहे थे चेन्नई में। मैं नहीं गया। आप लोगों के पास आया। क्यों आप लोगों के पास आया? शायद आप इसको समझ रहे या नहीं समझ रहे, मैं नहीं जानता। अगर आप इसको समझोगे तो अपना उद्धार करोगे, यदि आप इसको नहीं समझोगे तो मैं चला अंतरिक्ष में। इसरो मालूम है ना, चांद पे प्लॉट मिलने वाला है, मालूम है आपको? नहीं मालूम है? चांद पे प्लॉट हो रहा है, गिर रहा है, मिलने वाला है। आप जा सकते, चांद घूम के आ सकते हैं कुछ सालों बाद में। पर मैं इसरो वालों के पास नहीं गया, मैं यूएस में नहीं गया। मुझे ऑस्ट्रेलिया बुला रहे थे लास्ट ईयर, मैं वहां भी नहीं गया। लेकिन मैं आया छत्तीसगढ़ में। मैं आया छत्तीसगढ़िया लोगों के पास, आपकी भाषा में छत्तीसगढ़िया ना, छत्तीसगढ़िया लोगों के पास आया, छत्तीसगढ़िया के पास आया। बिलासपुर गया, अभी राजनांदगांव में आया, वहां इनको एड्रेस किया, अभी आपको एड्रेस कर रहा हूं। क्यों? अगर आप इस बात को समझते हो तो समझोगे, अगर नहीं समझते हो तो समस्या आपकी बढ़ेगी। मैं छत्तीसगढ़ में इसलिए आया क्योंकि छत्तीसगढ़ ये मेरी कर्मभूमि है और छत्तीसगढ़ ये मेरा घर है और छत्तीसगढ़ से मुझे विशेष प्यार है। पर आपकी तालियों से मुझे लग रहा है कि आपको मुझसे प्यार नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ी हार्ड बात बोल रहा हूँ। आपकी ताली से ऐसा लगता है कि सर आज हमको डांट रहे, इसलिए ज्यादा ताली नहीं बजा रहे। छत्तीसगढ़ ये मेरी कर्मभूमि है, छत्तीसगढ़ ये मेरा घर है और छत्तीसगढ़ से मुझे विशेष प्यार है। और इसलिए मुझे अब मेरे 3 करोड़ छत्तीसगढ़ वासियों का उद्धार करना है और ये काम मैं बहुत जल्द करने जा रहा हूं, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। लेकिन आप ताली बजाओगे, लेकिन मैं जो काम कह रहा हूं नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप आदत से मजबूर। एक गाना है इंग्लिश में, आजकल हिंदी में, क्या करूं मैं बेबी हूं आदत से मजबूर। मैं आदत से मजबूर हूं, मैं अच्छी बातों को स्वीकार नहीं करूंगा।
मैं गुटखा खाऊंगा, शराब पीऊंगा, तंबाकू खाऊंगा, जुआ खेलूंगा, और इलेक्शन जब आएगा तो जरूर पार्टियों में ये देखूंगा कि मुझे पैसा कौन ज्यादा है। अगर झूठ बोल रहा हो तो बोल दो। पहले पार्टियां अब लोगों को पैसा देती थी, अब लोग पैसा मांग रहे पार्टियों से। चोर उचक्के बदमाशों को चुनकर दे रहे, अच्छे लोगों को चुनकर नहीं दे रहे, अच्छी पार्टियों को चुनकर नहीं दे रहे। क्या हम डेमोक्रेसी के लायक हैं? यदि हम अपने वोट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने प्रतिनिधियों को गलत चुनकर दे रहे हैं, तो क्या हम बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना जो महान संविधान बनाया, ये जो नीतियों की बात मैं कर रहा हूं, क्या उसको हम लागू कर पाएंगे? सॉरी टू से नो, विल नॉट बी एबल टू इंप्लीमेंट ऑल दिस। दूसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर रिपीटेडली हमको कहते रहे, क्या कहते रहे? रिपीटेडली कहते रहे, हायर एजुकेशन की पोस्ट, हायर एजुकेशन की पोस्ट, हायर एजुकेशन की पोस्ट। महात्मा फुले बार बार कहते रहे। अर्जुन सिंह जी ने कहा, विद्ये विना मति गेली, विद्ये बिना मति गेली। आज देखो, भारत 130 करोड़ का देश है, दुनिया की 200 यूनिवर्सिटी में हमारी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं। क्यों? भारत में लोगों का रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन भारत में मंदिर खड़े हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज वी डू नॉट वॉन्ट टू इमांसिपेट आवरसेल्व्स, वी डू नॉट वॉन्ट टू लिबरेट आवरसेल्व्स। हमें हमारी मुक्ति खुद नहीं करना है, क्योंकि हमें हजारों साल बताया गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यानी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको श्रम करने की जरूरत नहीं है, आपको चुनकर जाकर लोगों का उद्धार करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं ऊपर से पैदा होने वाला हूं। और मैं कभी कभी कहता हूं कि हम राह ही देख रहे हैं, आया नहीं कोई भारत का उद्धार करने के लिए। पर भगवान बुद्ध ने कहा, अतो ही अतनो नातो, अतो ही अतनो गति, अत दीप भव। यू आर द मास्टर्स ऑफ thyself, यू आर द मास्टर्स ऑफ योर ओन डेस्टिनी, एनलाइटन thyself। खुद के मालिक खुद बनो, खुद प्रबुद्ध बनो, ये दुनिया बदल सकती है। खुद को बदलो, दुनिया को बदलो। ये भगवान बुद्ध का धम्म संदेश है, जिसको भारत को अडॉप्ट करने की जरूरत है। तो आपको यदि एम्बस में, एपीआई में आपको काम करना है, और मैं आपको फ्री में भाषण नहीं दे रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं। आपको लग रहा होगा मानकर सर है, जब मैं अमेरिका वालों को नहीं बोल सकता हूं तो मैं यहां क्यों आया? मैं आपको फ्री में भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं कोई काम फ्री में नहीं करता, आपको बता रहा हूं। मैं आपसे कीमत वसूलूंगा इसकी। क्या कीमत वसूलूंगा मालूम है? जिस दिन वोटिंग होगा और मुझे पता चला कि ये गांव के लोगों ने वोटिंग बेचा अपना, आप लोग चाहो तो जिसको वोट दो दे दो, लेकिन पैसा लेकर, शराब ले पीकर, मुर्गाबाद खाकर। सरपंच जी विशेष ध्यान रखिएगा, अब तक जो भी ध्यान रखा हो अभी विशेष ध्यान रखिएगा। अगर ये काम आपने किया तो ये बात ध्यान में रखना कि छत्तीसगढ़ में आपके गांव में मैं कभी कदम नहीं रखूंगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ में मैं आऊंगा, लेकिन आपके गांव में कभी कदम नहीं रखूंगा। ये बात मेरे ध्यान में रखना। आज मैं आप लोगों को बहुत सीरियस बात बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जोक करने आपके बीच में नहीं आया। क्योंकि आपको लगता है ये कार्यक्रम करना यानी ताली बजाना, महाराष्ट्र में हमने बहुत देखा है, 60 साल से तालियां बजा रहे, अभी उम्र को भी शौक आ गया ताली बजाना। आंदोलन ऐसे कामयाब नहीं होता, आंदोलन ऐसे कामयाब नहीं होता, क्रांतियां ऐसी नहीं आती, परिवर्तन ऐसी नहीं आती। परिवर्तन आने के लिए त्याग और समर्पण लगता है, और हाई लेवल की इंटेलिजेंस एंड प्रोफिशिएंसी लगती है।
हाई लेवल की इंटेलिजेंस एंड प्रोफिशिएंसी लगती है। तो इसलिए भारत में 3 काम करना है। क्या 3 काम करना है? एक काम करना है, आदिवासी कल्चर को हमें बढ़ाना होगा देश के अंदर में। आप कहते हो क्यों? गांव के लोगों ने, शहर के लोगों ने आदिवासियों को गंवार कहा, वो नासमझ है। दुनिया की सबसे पहली सभ्यता बनाने वाले ये गांव के लोग नहीं, शहर के लोग नहीं है, ये पूरे दुनिया के आदिवासी है जिन्होंने सबसे पहली सभ्यता को बनाया। इस बात को अच्छे से समझो। आपने वर्ण और जाति बनाई, आदिवासी समाज में गण पद्धति बनाई, स्त्री पुरुष समानता को बनाई। आज संयुक्त राष्ट्र और पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी कह रहे हैं कि धरती को बचाना है, धरती को बचाना है, धरती को बचाना है। धरती जल जाएगी, 5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा तो धरती जल जाएगी। इस धरती को 10,000 साल तक अगर एनवायरमेंटल संभाल के अगर किसी ने रखा हो, दुनिया के सबसे पहला अगर एनवायरमेंटलिस्ट कोई हो तो वो गांव में रहने वाला, शहरों में रहने वाला इंसान नहीं, वो जंगल में रहने वाला आदिवासी है। इज द फर्स्ट एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। स्त्री पुरुष समानता स्थापित करने वाला पहला अगर कोई समाज है तो वो आदिवासी। विज्ञानवाद गॉड और सोल को नहीं, नेचर से दुनिया बनी है, नेचर से सृष्टि चलती है, इसको चलाने वाला कोई ईश्वर नहीं। ये फिलॉसफी को मानने वाला यदि कोई पहला समाज है तो वो आदिवासी समाज है। तो इसलिए आदिवासी कल्चर ये दुनिया में ग्रेट कल्चर रहा है। और भगवान बुद्ध का धर्म भी ये ट्राइबल रिलीजन है, क्योंकि गण पद्धति से ही संघ पद्धति आई है बुद्ध की। आदिवासियों के गण पद्धति से बुद्ध की संघ पद्धति आई। इसलिए बुद्धिज्म ये बेसिकली ट्राइबल रिलीजन है। इसलिए सिद्धार्थ साल के पेड़ के नीचे पैदा हुए, पीपल के पेड़ के नीचे बोधि एनलाइटनमेंट मिलाया और पूरा जीवन उन्होंने धम्मोपदेश पर्यावरण के बीच में दिया और उनका महापरिनिर्वाण भी पेड़ के नीचे हुआ। ये प्रूव करता है कि सिद्धार्थ गौतम ने आदिवासियों के कल्चर को एक्सेप्ट किया, और क्योंकि उन्होंने आदिवासियों की गण कल्चर को एक्सेप्ट किया, इसलिए बुद्ध का धम्म जो है वो दुनिया में ग्रेट हुआ। इसको समझने की जरूरत है। तो भारत में आदिवासी कल्चर को ऊपर लाना होगा और भारत को बौद्ध में बनाना होगा। ये पहली बात को हमें समझने की जरूरत है। दूसरा, भारत में यदि संविधान को और कानून को इंप्लीमेंट करना तो भारत में अम्बेडकराइट गवर्नमेंट बनाना होगा, अम्बेडकराइट सरकार बनाना होगा। अम्बेडकरिज्म की नीतियों को यदि लागू करना है तो अम्बेडकराइट सरकार बनाना पड़ेगा। और मुझे खुशी है इस बात की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया केवल 2 महीने हुए। दिसंबर 2013 को रजिस्ट्रेशन मिला, 2014 को लोकसभा का इलेक्शन हुआ और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया 2 महीने के अंदर भारत की पहले 70 पार्टियों में होने वाली पार्टी है और 22वें नंबर पर है लोकसभा के चुनाव लड़ाने के मामले में। ये पहले बार हुआ। एपीआई पहली पार्टी है जिसने अपनी पॉलिसी को डिक्लेयर किया। ये रिटर्न पॉलिसी है कि आपकी एजुकेशनल पॉलिसी क्या होगी, एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या होगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होगी, जेंडर पॉलिसी महिलाओं की क्या होगी, सेंसस की पॉलिसी क्या होगी, जमीन की पॉलिसी क्या होगी, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, डिफेंस पॉलिसी क्या होगी। सरकार बनने के पहले सरकार की नीति लिखने वाली सबसे बेस्ट भारत के अंदर में या दुनिया की भी पार्टियों से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो मैं दावे से कहता हूं कि दुनिया की पार्टियां भी इतनी अच्छी नीति रखने वाली पार्टियां नहीं है और भारत की कोई पार्टी तो इसके बराबर नहीं आती। इसको हमें समझने की जरूरत है। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया इज द बेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एज फार एज दिस पॉलिसी इज कंसर्न्ड। अम्बेडकराइट सरकार बनाना पड़ेगा। मैं जानता हूं छत्तीसगढ़ में 2018 में चुनाव आ रहा है, 2018 में चुनाव आ रहा है और अब मैं नहीं जानता कि आप चुनाव में क्या निर्णय लेने हैं, लेकिन अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया। मैं आज इसको डिक्लेयर कर रहा हूं कि हम छत्तीसगढ़ की 90 एमएलए सीट लड़ाएंगे
ये मैं आज आपको डिक्लेयर कर रहा हूं। और अभी भी ताली पूरी नहीं बज रही, डाउट है, ठीक है, सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम एपीआई 90 सीटों को छत्तीसगढ़ में लड़वाएंगे और 90 सीटें लड़वाकर हमारी ये कोशिश रहेगी कि छत्तीसगढ़ में ट्राइबल गवर्नमेंट बनाई जाए, अम्बेडकराइट गवर्नमेंट बनाई जाए, जिसमें एससी एसटी ओबीसी की बड़े पैमाने पर भागीदारी हो और छत्तीसगढ़ का जो है ये जो विषमता है वो समाप्त हो। छत्तीसगढ़ के अंदर जो शोषण हो रहा है आदिवासियों का, ओबीसी का और शेड्यूल कास्ट का, वो दूर हो। ये काम हम 2018 में करने जा रहे हैं, इसका आपको आइडिया मैं पहले दे रहा हूं। तो भारत में आदिवासी कल्चर को अडॉप्ट करके आगे ले जाना है, भारत को बोधमय बनाना है, भारत में पॉलिसी ऑफ अम्बेडकरिज्म को लागू करना है, उसके लिए अम्बेडकराइट सरकार बनानी है। और तीसरा एक काम करना है, क्या करना है? ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ। ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस। यानी भारत में मानव अधिकारों को लाना है बड़े पैमाने पर। और मानव अधिकारों को लाने से क्या फायदा होता है ये मैं बताता हूं, आप लोगों को बड़ा आश्चर्य लगेगा। तो लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूं मैं। क्या लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूं? भारत में एससी एसटी पर एट्रॉसिटी बढ़ गई। रोहित वेमुला का केस हुआ, उना का घटना हुई गुजरात की। भारत के लोगों ने मुझसे कहा कि सर आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, स्टडी है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का, ह्यूमन राइट्स का, आपको पूरे देश का आइडिया है क्या हो रहा है, तो आप सर कुछ कीजिए इसको रोकने के लिए। तो मैंने 15 अगस्त 2016 को, जिस समय उना में 1.5 लाख लोगों की सभा हो रही थी, उस समय मैं अपने लाइब्रेरी में बैठा, जो भारत की आज नंबर 1 नंबर 2 लाइब्रेरी है, मेरी पर्सनल लाइब्रेरी, ये भारत की नंबर 1 नंबर 2 लाइब्रेरी है। आपकी ताली नहीं बजेगी, आपको खुशी नहीं होगी, मैं जानता हूं, लेकिन यहाँ भंडारा होगा तो बहुत खुशी होगी, मैं जानता हूं। आपको पेट की भूख है, आपको ज्ञान की भूख अभी तक, आपको पेट की भूख है लेकिन ज्ञान की भूख आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी लाइब्रेरी में बैठा और लाइब्रेरी में बैठकर मैंने इंटरनेशनल लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर पिटीशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आधार लिया और मैंने इंडियन स्टेट को पिटीशन किया। मैंने इंडियन स्टेट को पिटीशन किया और आप मजे की बात देखिए, आज पूरे भारत में एट्रॉसिटी कम हो गई है। देश के अंदर जो एससी एसटी के ऊपर एट्रॉसिटी होती थी वो कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि मैंने मोदी गवर्नमेंट को डायरेक्टली वार्निंग दी। क्या वार्निंग दी? और लिखित में दी, ओरली नहीं दी, लिखित में दी कि ये जो एससी एसटी के साथ जो भेदभाव हो रहा, ये भेदभाव करने में प्राइवेट सेक्टर जिम्मेदार है, जो कुछ संस्थाएं भारत की वो जिम्मेदार है, लेकिन आपकी गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। और भारत का संविधान और मानव अधिकार अंतरराष्ट्रीय कानून ये आपको परमिट नहीं करता। और यदि आपने इसको नहीं रोका, यदि आपने इसको नहीं रोका और भारत में अगर यही चलते रहा तो याद रखो, आपका पाला मायावती से नहीं, आपका पाला विजय मानकर से है। ये देश का सबसे इंटेलिजेंट आदमी। तो इसलिए आपने अगर इसको नहीं रोका तो मैं ये देखूंगा कि फिर इंटरनेशनल लेवल पे इसको मैं ले जाऊंगा। फिर आप ये मत कहना कि भारत की नाक काटा इस आदमी, मेरी गवर्नमेंट की नाक कट गई इस आदमी की वजह से। तो मैंने उन्हें वार्निंग दिया, राइटिंग में दिया, एविडेंसेस के साथ दिया। क्या नतीजा आया? नतीजा यह आया कि आज एट्रॉसिटी कम हुई। अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए। इंसान के ऊपर कैसे वायलेंस कर सकता है, कैसे उसका अपमान कर सकता है? नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा हुआ देश में एट्रॉसिटी कम हुई। और मैं सांसद नहीं हूं, मैं एमएलए भी नहीं हूं, और आपके सरपंच जी बैठे हुए, मैं सरपंच जी भी नहीं। I am not an MP, I am not an MLA, I am not even a elected ग्राम पंचायत मेंबर। मैं इलेक्टेड मेंबर नहीं हूं। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ बाबा साहब अम्बेडकर के बाद कि 30.5 करोड़ लोगों का पिटीशन, 30.5 करोड़ लोगों का पिटीशन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक्सेप्ट किया, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट ने एक्सेप्ट किया, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने एक्सेप्ट किया।
किया और पार्लियामेंट ने भी एक्सेप्ट किया। भारत के हिस्ट्री में बाबा साहब के बाद पहली बार हुआ कि 30.5 करोड़ लोगों की केस किसी ने डाली, वो भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गया और भारत को मानना पड़ा कि नहीं, ये आदमी जो कह रहा है वो सही है, इसको हमें खत्म करना। पहली बार ऐसा हुआ कि 22,500 करोड़ रुपया, 22,500 करोड़ रुपया। सरपंच जी, आपके गांव का बजट क्या है? बता दो। कुछ नहीं, कुछ नहीं। कितना बजट? 10 करोड़? कितना करोड़? 1 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ लगभग 1 करोड़। भारत में SC ST को 22,500 करोड़ रुपए ज्यादा मिला के दिया मैंने, 22,500 करोड़ रुपए। आपको गिनती आने में दिक्कत आ रही है, मुझे मालूम है। पिछले साल के मुकाबले में 22,500 करोड़ ज्यादा मिलाया, 84,000 करोड़ रुपया SC ST प्लान में ज्यादा मिलाया। दैट कम्स आउट टू बी 4.20% ऑफ द टोटल बजट। पहले 3% से कम था, अभी 4.20% हुआ। जेटली जी का चेहरा भी नहीं देखा। जेटली जी को मानना पड़ा कि यदि हमने SC ST का बजट नहीं बढ़ाया तो ये प्रूव हो जाएगा कि SC ST के साथ भेदभाव हो रहा है। 22,500 करोड़ में माइनॉरिटीज के लिए 250 करोड़ का बजट ज्यादा मिला के दी। ओबीसी के लिए पहला व्यक्ति हूं जिसने किया। आज तक कोई ओबीसी नहीं बोला इस बात को, और मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने कहा कि बजट में ओबीसी का सेपरेट हेड होना चाहिए SC ST प्लान की तरह, और उसके लिए मैंने पिटीशन किया 10 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य। पहली बार भारत में महिलाओं के लिए 1,13,000 करोड़ का जेंडर बजटिंग हुआ। पैसा पहले भी दिया जाता था महिलाओं को, ऐसा नहीं दिया जाता था, लेकिन पहली बार सेपरेट जेंडर बजट बना। बच्चों के लिए सेपरेट बजट बना 71,000 करोड़ का। पहली बार ऐसा हुआ कि देश में यह माना गया कि बजट तो बनाना ठीक है, लेकिन बजट में पैसा नहीं दिया तो भी भेदभाव होता है। यह संकल्पना पहली बार देश में एक्सेप्ट हुई। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने फिर मेरी पीपल्स बजट की पिटीशन को एक्सेप्ट किया, और आज भारत में 22,500 करोड़ SC ST को मिला, 1,13,000 करोड़ महिलाओं का बजट हुआ, 71,000 करोड़ रुपया बच्चों का बजट हुआ, और 250 करोड़ रुपया माइनॉरिटीज को ज्यादा मिला। मैं एक MP MLA नहीं होते हुए भी देश में इतना बड़ा परिवर्तन लाया इसी बजट। क्यों? क्योंकि मुझे पेट की भूख नहीं, मुझे ज्ञान की भूख है। मुझे पेट की भूख नहीं, मुझे ज्ञान की भूख है। तो भारत के अंदर में ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस। अभी मजे की बात देखिए, ये हमारा चुनाव आयोग है, ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि हमारी मशीन में गड़बड़ी हो सकती। मानता था? नहीं मानता। वो कहते हमारी मशीन को कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे चाइना वाला बैठ के चाइना में पेंटागन को हैक कर दिया। भारत में 104 सैटेलाइट भेजे, रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया। सैटेलाइट कहा जाना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमको बेवकूफ समझता है भारत के लोगों। वो कहता है दुनिया में सब हो सकता, मेरी मशीन को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मैंने कहा जयदी जी, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में बात मत करो। अंडर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, बोथ आर यू सी रॉन्ग, यू सी स्टेट्स ऑफ माइंड। 14 अप्रैल को मैंने चार्टर किया। 11 मार्च को उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद 12 से ऊपर RTI की। मजे की बात देखिए, एक मोर्चा नहीं निकला, एक धरना नहीं दिया, एक प्रदर्शन नहीं दिया। 12 से ऊपर RTI की। 14 तारीख को पिटीशन किया, और 3 दिन के अंदर भारत सरकार ने 3,200 करोड़ रुपए एक्सेप्ट किया कि EVM में पेपर ट्रेल लगेगा, जो वीवीपैट लगेगा। 3 दिन के अंदर एक्सेप्ट। अंबेडकर एक पार्टी ऑफ इंडिया, ये देश की सबसे इंटेलिजेंट पार्टी है, लेकिन आप लोगों को ये निर्णय छत्तीसगढ़ में लेना होगा। अभी मैं यहां बोलकर जा रहा हूं, अभी वहां बोला, अभी भी बोलूं। ये 6 महीने के अंदर रमन सिंह सरकार का, इस छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का
सारा काला पीला सफेद ये अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के हाथ में होगा। काला पीला सफेद जानते ना आप? जितना सही गलत काम किया होगा ये रमन सिंह गवर्नमेंट ने, बीजेपी के गवर्नमेंट ने 6 महीने के अंदर अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के हाथ में होगा। और मैं जानता हूं रमन सिंह जी कि आपकी गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा काम किया होगा तो उससे ज्यादा जो है वो गलत काम किया, मैं इस बात को जानता हूं। अदरवाइज ये बस्तर के जंगलों में आदिवासियों के साथ भेदभाव नहीं होता। आज 5वें शेड्यूल में पेसल और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आपने लागू नहीं किया। आज खनिज संपदा को आप लूट रहे हो, आदिवासी की जमीन की, जल जमीन जंगल की संपत्ति को लूट कर ले जा रहे हो। अगर आपको छत्तीसगढ़ में सही में डेवलपमेंट चाहिए तो आदिवासी को वो कंपनी का शेयर होल्डर क्यों नहीं आप बनाते? ये जवाब आप मुझे दो। जिस आदिवासी की जमीन का वो खनिज है, लोहा है, गोल्ड है, यूरेनियम है, और उसकी जमीन अगर आप कोई कंपनी को दे रहे हैं तो वो जब कंपनी का शेयर होल्डर आदिवासी 5-10% का क्यों नहीं बन सकता? ये जवाब आप मुझे दो। ये कौन सी आपकी पॉलिसी है, इनइक्वालिटी की पॉलिसी? मैं जानता हूं कि आपने बहुत कुछ सही गलत किया है। 6 महीने के अंदर आपके गवर्नमेंट का सब मेरे पास है, और जब 6 महीने से गवर्नमेंट का आपके मेरे पास होगा और ईवीएम में पेपर ट्रेल लगेगा, तो याद रखो कि 2018 का चुनाव आपके लिए इजी नहीं है। ये चुनाव एपीआई, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होगा। ये बात आप ध्यान रखो। ट्रायंगुलर चुनाव होगा छत्तीसगढ़। अब आप लोगों को ये सोचना है कि यदि बाबा साहब के इस सपने को पूरा करना है तो क्या आप केवल ताली बजाएंगे? क्या केवल आप स्टेच्यू इनॉग्रेट करोगे? क्या केवल आप खाना खाओगे, गाना बजाना करोगे? या बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको कहा कि हमको नॉलेज मिलाकर देश का, दुनिया को बदलना है और मानव कल्याण करना है, उसके लिए आप अम्बेडकराइट गवर्नमेंट बनाओगे या नहीं बनाओगे, ये आप लोगों को सोचना है। मैं समझता हूं कि आप लोग इसको पॉजिटिवली सोचेंगे, क्योंकि मुझे आपके क्षमता पर भरोसा है। आप अच्छे लोग हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आपने अच्छे सोच से अच्छी पहल की है। मुझे भरोसा है कि आप लोकतंत्र के लिए अच्छा निर्णय लोगे, और इस उम्मीद के साथ कि अम्बेडकरिज्म को आप सक्सेस करने का काम आप करोगे। आज जो आपने अच्छा काम किया स्टेच्यू को यहाँ लगाने का, उससे आगे जाकर आप इस आंदोलन को एम्बस और एपीआई के माध्यम से बड़ा करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक नया भारत बनाया, संवैधानिक और लोकतांत्रिक भारत बनाया, एक नया भारत की संकल्पना उन्होंने रखी, एक प्रबुद्ध भारत की संकल्पना रखी, और एक प्रबुद्ध विश्व बनाने की भी संकल्पना उन्होंने रखी। ऐसे महान फिलोसोफर की, महान क्रांतिकारी की जयंती को आज हमने सेलिब्रेट किया। अब हम उनकी विचारधारा को सक्सेस बनाए। ऐसे कहते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय फुले, जय प्रबुद्ध भारत।